अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि 25 अगस्त को परसों को संडे वाले दिन पेपर होने जा रहे हैं बहुत सारे पीपीएससी के क्लब्ड, मतलब के बहुत सारी पोस्टों के एमसीक्यूज़ और बहुत सारी पोस्टों के जो है वो पेपर जो है वो होने जा रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, जिसमें हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर का भी पेपर होने जा रहा है। तो ये जो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे ये है लेबर इंस्पेक्टर का पास्ट पेपर। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने पास्ट पेपर से लिए हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मालूमात वाली वीडियोज़ हैं पास्ट पेपर के रिलेटेड, पीपीएससी के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में हम, जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं लेबर इंस्पेक्टर के, जिसका टेस्ट होने जा रहा है 25 अगस्त इतवार वाले दिन 2024 को। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला किसके बारे में था। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला था इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मोहम्मद अली बोगरा का फार्मूला था। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का कोड नाम क्या था। तो उसका कोड नाम था आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया था, उनको फांसी दी गई थी। तो इनका जो तख्ता उलटने का कोड नाम था ना, वो कोई स्पेसिफिकली कोई नाम था। ठीक है, अब जैसा कि अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन फेयर प्ले, ऑपरेशन ओवरलोड, नन ऑफ अबव। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑपरेशन फेयर प्ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का जो कोड नेम था, वट वॉज द कोड नेम ऑफ ओवर थ्रोइंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसका था ऑपरेशन फेयर प्ले। ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से एक जो कोड नाम बनाया गया था, जिसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑपरेशन मतलब एक डाला था कि कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद है जी, बाबर डिफीटेड डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने पानीपत की पहली जंग में किसको शिकस्त दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, पानीपत की जो जंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको सबको कर लेना। इसकी आई थिंक 3 जंगें लड़ी गई थी, तो आपने सब अच्छे से देख लेनी है। अच्छा, बाबर ने जो पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दी थी वो दी थी इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी और फिर वहाँ से मुग़ल दौर का आगाज़ शुरू हो गया था, मतलब मुग़ल दौर शुरू हो गया था। अकबर, शेरशाह, इब्राहिम लोधी, नन। तो बाबर ने पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दी थी इब्राहिम लोधी को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे पास्ट पेपर्स में देखा गया है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, पाकिस्तान में समुद्री तह का इलाका 50,000 मुरब्बा किलोमीटर कब बढ़ा था। कब बढ़ा था वो था जी हमारे पास 2015 में। पाकिस्तान सी बेड टेरिटरी ग्रोज बाय 50,000 सिक्योर किलोमीटर इन, किस सन में हुआ था ये हुआ था जी 2015 में। ठीक है, 2009 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो किस में हुआ था। पाकिस्तान समुद्री तह का इलाका 50,000 मुरब्बा फीट किलो कब बढ़ा था, 2015 में बढ़ा था। ठीक है, समुद्री तह का इलाका 50,000 मुरब्बा किलोमीटर कब बढ़ा था, 2015 में पड़ा था। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जो लोग समझ रहे हैं वो याद कर लें साथ साथ ही। अच्छा, उसके बाद जी ऑपरेशन फेयर कब प्ले हुआ। ऑपरेशन फेयर अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी वाला का था सारा, तो वो उसका नाम था, ऑपरेशन का नाम था कि ऑपरेशन, मतलब एक कोड का नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले। तो ये कब हुआ था, कब बना ये सारा जो हुआ, ये हुआ जी 1977 में, 1975 में, 1985 में, 1956 में। तो ये हुआ हमारे पास 1977 के अंदर। ऑपरेशन फेयर प्ले कब प्ले हुआ, 1977 के अंदर प्ले हुआ। अगला एमसीक्यू हमारे पास है जी, हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद। क्या कह रहे हैं जी, दारुल उलूम देवबंद का पहला प्रिंसिपल कौन मुकर्रर हुआ। मौलाना मोहम्मद कासिम, हाजी मोहम्मद आबिद, मौलाना मलिकुल अली या फिर नन। तो कौन हुआ था जी, दारुल उलूम देवबंद का पहला प्रिंसिपल जो मुकर्रर हुआ था वो हमारे पास था मौलाना मोहम्मद कासिम। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद, वो हमारे पास था मौलाना मोहम्मद कासिम के नाम से जो एक पर्सन थे वो प्रिंसिपल मुकर्रर किए गए थे, मौलाना मोहम्मद कासिम। अच्छा, अगला एमसीक्यू है जी, पाकिस्तान में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कानें कहाँ हैं।
सोने और तांबे की बड़ी कानें कहाँ हैं? वो हैं जी बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में या नन ऑफ अबव। तो वो कहाँ पे मौजूद हैं? वो हैं जी बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, बलूचिस्तान के सूबे के अंदर मौजूद हैं। वेयर वॉज द बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस इन पाकिस्तान? सोने और तांबे की कानें बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं जी। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, सोने और तांबे के ज़खायर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अब ये देखें मिलता जुलता है और दोनों का ताल्लुक उस बलूचिस्तान वाली साइड से है। अच्छा जी, गोल्ड एंड कॉपर डिपॉजिट आर फाउंड मोस्टली, कहाँ पे ज़खायर जो हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं? अगर आपको वो सूबे का पूछें तो आपने बताना है बलूचिस्तान में, ठीक है। और अगर आपको इस तरह वो नाम दें तो आपने लिखना है कालाबाग, चागी, थर या खेवड़ा। तो आपने इसमें जो आंसर देना है वो देना है चागी। चागी के मकाम पे सोने और तांबे के ज़खायर पाए जाते हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ कॉल्ड किलर माउंटेन? ऐसा कौन सा पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है जिसको हम कहते हैं कातिल पहाड़? किलर पहाड़ मतलब जो कातिल होता है वो किसी को कत्ल कर देता है, मार देता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो कातिल कहलाता है? तो वो हमारे पास कौन कौन से नाम दिए हैं जी? नांगा पर्वत है, गॉडविन ऑस्टन है, उसके बाद ब्रॉड पीक है और राकापोशी है। तो कौन सा पहाड़ कातिल है? वो है जी नांगा पर्वत के नाम से। अच्छा, अगला एमसीक्यू हमारे पास है जी, कृथर रेंज लोकेटेड अलोंग द बलूचिस्तान एंड डैश प्रोविंशियल। कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं उसको? एक तो बलूचिस्तान लगता है और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि और कौन सा लगता है, वो लगता है जी सिंध। केथर रेंज बलूचिस्तान और सिंध सूबाई सरहद के साथ वाक़या है। केथर रेंज कहाँ वाक़या है? सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, सिंध और बलूचिस्तान। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज इज़। क्या कहना चाह रहे हैं जी? कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो टाइम है, जो मुद्दत है वो कितनी होती है? सूबाई और कौमी असम्बलियों की जो वो होती है जी 5 साल। ये आई थिंक हमें वैसे भी पता ही है कि 5 साल जो है वो एक होती है मुद्दत, जिसके बाद फिर सारी चीज़ें दोबारा से होती हैं। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज इज़ 5 ईयर्स, 5 साल का दौरानिया है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो SCO लिखा हुआ है ना, इस तरह के भी ऑप्शन आ जाते हैं कि ये SCO क्या होता है, पूरा नाम बताएं। तो वो है जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का डैश को मुकम्मल रुकन बना, कब बना मुकम्मल रुकन? वो बना जी 9 जून 2017 को। 9 जून 2017 को बना SCO का मुकम्मल रुकन। अच्छा, अगला है जी, कायदे आज़म ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कायदे आज़म ज्वाइंट आल इंडिया मुस्लिम लीग इन किस सन में जी? कायदे आज़म ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने की जी 1913 के अंदर, 1913 के अंदर कायदे आज़म ने आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की जी। आगे हमारे पास है जी, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस मुल्क से खरीदी? पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह जो है ना हमारे पास, वो हमने कहाँ से ख़रीदी है, किस मुल्क से ख़रीदी है? तो वो हमने ख़रीदी है जी ओमान से। ओमान, सऊदी अरब, कतर, UAE, ईरान, ये सारे ऑप्शन है। तो हमने कहाँ से ख़रीदी है जी? ओमान से ख़रीदी है। पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह ओमान मुल्क से ख़रीदी है, ओमान मुल्क से। अच्छा, अगला ऑप्शन है जी हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो हमारे पास होती है जी बिट, बाइट, मेगाबाइट और नन ऑफ अबव। तो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 3-4, उसमें से जो सही आंसर है वो है जी बिट, BIT। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है जी बिट के नाम से। ठीक हो गया। अगला ऑप्शन हमारे MCQ हमारे पास है जी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान कौन है? अच्छा, जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे उनको पता ही होगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान है वैसे तो उन लोगों के लिए जो क्रिकेट देखते हैं। अच्छा जी, हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम? उन्होंने औरतों का पूछा, ठीक है, फीमेल वाली जो टीम है उसका पूछा है। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं जी बिस्मा, सना, निदा या नन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? निदा डार। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान हैं निदा डार नामी खातून, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान है।
अच्छा जी, पाकिस्तान का कौमी जानवर। अच्छा, ये मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि कौमी क्या है, कौमी फूल कौन है, कौमी जानवर कौन है, कौमी कौमी खाना कौन सा है, कौमी खेल कौन सा है। तो ये आते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये दूसरे भी याद कर लेना। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देती हूँ। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है। यही है तकरीबन, और तो मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी ओज़ोन की तह हमारी हिफाजत करती है। आपको पता है ओज़ोन की जो लेयर होती है वो हमारी हिफाजत करती है। ये आपने सुना भी होगा शायद, लोगों मुंह से भी, काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि ओज़ोन की तह ख़राब हो रही है। तो ओज़ोन की जो तह है ना वो हमारी हिफाजत करती है शुआओं से। ख़तरनाक जो शुआएँ होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं यूवी रेज़। अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती है ना, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ होती हैं जो कि कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, ख़तरनाक साबित होती हैं। आँखों के लिए, जिल्द के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो ओज़ोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट शुआओं से। अगला ऑप्शन है जी विच रेंज लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। कौन सा सिलसिला सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ वाक़या है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये पीछे भी आ चुका है। अब देखिए उन्होंने क्या ऑप्शन किया, उन्होंने पहले केरथर पे से पूछ लिया और अब उन्होंने उसी को ही चेंज कर दिया। तो जो लोग तो ध्यान से समझते हैं ना, उनको एमसीक्यू क्लिक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कौन सा सिलसिला सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ वाक़या है? केरथर रेंज। और वहाँ उन्होंने क्या पूछा था? केरथर रेंज किसके साथ वाक़या है? तो वो सूबा सिंध और बलूचिस्तान था, ठीक है। तो सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साथ केरथर है। अच्छा, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है जी। इन 1954 हु डिड डिज़ोल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो किसने किया था? सॉरी, 1954 में पाकिस्तान की आइन साज असम्बली किसने तहलील की थी? तो वो की थी जी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पीएम दिया हुआ है, गवर्नर ऑफ प्रोविंस दिया हुआ है, असम्बली स्पीकर दिया हुआ है। लेकिन किसने इसको तहलील किया था? 1954 के अंदर पाकिस्तान की आइन साज असम्बली को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, अगला ऑप्शन एमसीक्यू है हमारे पास जी। मुत्तकी खिलाफत तकरीबन डैश साल तक कायम रही। पेयोस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट डैश ईयर। कितने साल तक मुत्तकी खिलाफत कायम रही? 30 साल तक। मुत्तकी खिलाफत जो है वो हमारे पास 30 साल तक कायम रही जी। तो आगे अगला हमारे पास एमसीक्यूज है जी। क्या है? तवाफुल कुदम इज़ डैश। तवाफुल कुदम इज़ डैश। तवाफुल कुदम क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ है, नाफिल है या सुन्नत है? तो क्या है? सुन्नत है। तवाफुल कुदुम हमारे पास क्या है? एक सुन्नत है। अच्छा, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है जी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इज़ द ऑथर ऑफ। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि पीपीएससी में ना ये बुक्स वाला बहुत आता है कि ये बुक किसने लिखी। तो अगर आपने कोई भी बुक देखी है या पढ़ी है तो आपने फ़ौरन याद कर लेना उसको कि किसने लिखी है ये, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है जी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी डैश के मुसन्निफ़ हैं। किस किताब के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी? तो वो हैं जी सही बुखारी। नाम से याद कर लें, इस्माइल बुखारी, सही बुखारी। अच्छा, आगे हमारे पास है जी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रोट विच बुक ऑफ हिदत। कौन सी बुक लिखी उन्होंने? इसी तरह का एक और ऑप्शन दिया हुआ है उन लोगों ने, मिलता जुलता बिल्कुल। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ने हदीस की कौन सी किताब लिखी? वहाँ उन्होंने सिर्फ पूछा कि किस चीज़ के मुसन्निफ़ हैं, और यहाँ उन्होंने पूछ लिया कि हदीस की कौन सी किताब लिखी है। तो आंसर बिल्कुल सेम है, सही बुखारी लिखी है इन्होंने। इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी ने हदीस की कौन सी किताब लिखी है? वो लिखी है जी सही बुखारी। ओके जी, अगला एमसीक्यू है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ अर्थ। एक बात जान लो यार कि एमसीक्यूज़ ये जो पीपीएससी के हैं इसमें ये समंदर ना 7 होते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी तरह का ऑप्शन दे सकते हैं आपको। 7 इसमें से ना 7 समंदरों में से वो ये भी दे सकते हैं कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, गर्म कौन सा है, गहराई कितनी है। तो आपने ये सारा देख लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा और जो गहरा समंदर है ना वो पैसिफिक ओशन है, उसको याद कर लो आप, ठीक है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है हमारे पास समंदर। सही होगी बात। आगे हमारे पास है जी। किस शायर को 1962 में लेलिन प्राइज़ दिया गया था? विच पोइट गोट लेलन प्राइज़ इन 1962। तो वो किसको दिया गया था? वो दिया गया जी फैज़ अहमद फैज़ को। बहुत सारे शायरों के नाम लिखे हुए हैं
जिसमें से जॉन एलिया भी हैं, वासिफ भी हैं, अहमद फराज भी हैं, और लेकिन किसको दिया गया जी फैज़ अहमद फैज़ को। विच पोइट गोट लीलन प्राइज़ इन 1962 दिया गया फैज़ अहमद फैज़ को। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, वो है जी अब गैलेक्सी के हवाले से है। तो ये भी आते हैं, सितारों वगैरह का भी, सियारों का भी सारा सिस्टम, इसमें से भी कोई ना कोई एमसीक्यू आता ही आता है। अच्छा जी, तो निज़ाम शमसी का सबसे बैरूनी सैयारा, बैरूनी जो बाहर होता है ज़्यादा, वो कौन सा है? तो वो उन्होंने पूछा नेपच्यून है, मरकरी या प्लूटो या यूरेनस या नन ऑफ अबव। तो कौन सा है जी? नेपच्यून है। निज़ाम शमसी का सबसे बैरूनी सैयारा कौन सा है? वो है जी नेपच्यून। तो अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब तश्कील हुई, किस सन में बनी, डेट क्या, डेट पूछी हुई उन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हमारे पास दिसंबर 28 को 1885 में बनी, दिसंबर 28 1885। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 28 दिसंबर को बनी 1885 में। अच्छा आगे है जी, लास्ट हज परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन विच हिजरी ईयर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज किया? साल पूछा है उन्होंने जी, तो वो है जी 10 हिजरी का साल था, ठीक है, 10वां साल। उस दिन जो है वो उस साल में हज किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लास्ट हज परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन विच हिजरी ईयर, हिजरी थी उस टाइम, ठीक है, कौन सा साल था? 10वां साल था। आगे है हमारे पास जी, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब क्या कहना चाहते हैं जी, ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा आंसर होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कुछ लोगों को तो शायद आइडिया होगा ही। तो इसका जो सही ऑप्शन हो, ज़्यादातर करीबतर ऑप्शन है, वो ना तो कार्बन है, ना ही ओजोन है, और ना ही आखिरी है। इसका ऑप्शन सही है, वो है जी ऑक्सीजन। हमें आपको पता ही है कि वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं एलिमेंट्स, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें एक तो आपको पता है हर बंदा सांस लेता है ऑक्सीजन की मदद से। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद है जी, हु वॉज द लीडर ऑफ कफ़ार इन गज़वा ओहद, गज़वा ओहद, गज़वा ओहद में कफ़ार का जो सरदार था वो कौन था? वो था जी अबू जहल, अबू लहब, या अबू सुफियान, या ऑल ऑफ अबव। तो इसके सही जो आंसर है वो है अबू सुफियान। हु वॉज द लीडर ऑफ कुफ़ार, कुफ़ार का लीडर था ये, किसमें? गज़वा ओहद के अंदर। गज़वा ओहद के अंदर जो कफ़ार की तरफ से लीडर आया था वो था जी अबू सुफियान के नाम से। ये है जी हमारे पास, द पाकिस्तान ज्वाइंट नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट इन विच ईयर, पाकिस्तान की किस साल जो है वो नवाबास्ता तहरीक में शामिल हुआ? कौन सा साल था जी? वो था जी 1979 के अंदर उसने इसको ज्वाइन किया। अच्छा आगे हमारे पास है जी, उमर ख़याम इंट्रोड्यूस्ड विच कैलेंडर, उमर ख़याम ने कौन सा कैलेंडर मुतारफ़ कराया? उसने जो है वो 3-4 उन्होंने हमें नाम दिए हुए हैं, जलाली कैलेंडर, चेस था, पिन होल कैमरा, या नन ऑफ अबव। तो उमर ख़याम ने जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया था वो आपने देख लेना है, वो जलाली कैलेंडर है, ठीक है। चेस वैसे भी एक गेम होती है, आपने देखा होगा, चेस कहते हैं उसको, एक गेम होती है, ठीक है, वो शतरंज का गेम होता है वो। तो पिन होल कैमरा कुछ अलग सी चीज़ है। तो वो कौन सा कैलेंडर है? वो है जी जलाली कैलेंडर। हमारे पास है जी, डर्माटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश। अच्छा एक और बात समझ लें, अब ये डर्माटोलॉजी है ना, ये थोड़ा सा साइंस का है, मेडिकल के रिलेटेड है। डर्म कहते हैं स्किन को, ठीक है, डर्म कहते हैं मेडिकल के अंदर स्किन को। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फ़ौरन फोकस करना है कि डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना, डर्माटोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं? जो स्किन का इलाज करते हैं। तो डर्माटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी हुई? स्किन की स्टडी हुई, क्योंकि स्किन का जो मेडिकल नेम होता है वो डर्म होता है, DERM, ठीक है। तो डर्माटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन, सही हो गया। आगे है जी, द मोस्ट अबंडेंट गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम्स आर, वॉल्यूम हुजम, मतलब वॉल्यूम कहते हैं हुजम, वज़न को, हुजम के लिहाज से जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैसेस पाई जाती हैं ज़्यादा? तो वो हमारे पास होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे जो करीब और सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है वो है जी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा पाए जाते हैं ज़मीन पे। अच्छा, आगे हमारे पास है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर हैं? तो वो हैं हमारे पास जी 5। 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के। आगे है जी हमारे पास दुरुस्ती अमला के हवाले से कौन सी अमला दुरुस्त है? इमाम बख्श की या अकबर आला की या मिर्तकी की या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इमाम बख्श नासिख। अगला है जी पापी पाप का डैश ना बाप का। तो इसमें उन्होंने कौन सा ऑप्शन पूछा हुआ? उन्होंने पूछा हुआ है डैश में क्या आएगा? भाई, दादा, दोस्त या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है भाई। पापी बाप का, पापी पाप का, भाई ना बाप का। ठीक हो गया, पापी पाप का, भाई ना बाप का। आगे हमारे पास है जी जाहिरदार बैग का किरदार किस अफसाने में मिलता है? जाहिरदार बेग जाहिरदार बेग का किरदार किस अफसाने में मिलता है? तो वो अफसाना हमारे पास है फसाना मुब्तला में मिलता है। इनका जो किरदार है जाहिरदार बेग का किरदार हमें मिलता है फसाना मुब्तला के अंदर। आगे हमारे पास है जी वॉन थनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वॉज प्रेजेंटेड इन। कब प्रेजेंट किया गया एग्रीकल्चर का जो मॉडल है वॉन थनन मॉडल वो कब एग्रीकल्चर का जो है वो प्रेजेंट किया गया? वो किया गया जी 1826 के अंदर, 1826 के अंदर एग्रीकल्चर का जो मॉडल था वॉन थनन नाम का वो प्रेजेंट किया गया 1826 को। 1826 को एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक मॉडल है जो कि 1826 को मॉडल हुआ। अच्छा, आगे हमारे पास है जी हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन को हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, करारदाद लाहौर को हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। ऑन 23 मार्च 1940 वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्च 1940 को करारदाद लाहौर, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, किसने पेश की? तो वो पेश की हमारे पास A.K. फजलुल हक ने। अब इसमें 3-4 ऑप्शन बनते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें। वो डेट भी पूछ सकते हैं, वो कब है 23 मार्च 1940 को, नाम भी पूछ सकते हैं करारदाद लाहौर, और बंदा कौन है? फजलुल हक। अच्छा, आगे हमारे पास है जी वजूद जन से है तसव्वुर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ो दरूं। अच्छा, अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि अल्लामा इकबाल हैं, क्योंकि वो उनकी शायरी जो है ना वो काफ़ी मतलब उजागर करने वाली है, गफलत से उठाने वाली है। तो वो जो है वो हज़रत मोहनी, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये किसकी है हमारे पास? वो है जी अल्लामा इकबाल की शायरी के ये लफ्ज़ हैं, ये शेर हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ है ज़िंदगी का सोचो अल्लामा इकबाल। अच्छा, अगला ऑप्शन है अगला MCQ हमारे पास है जी हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है? अब ये पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन लोगों को पाकिस्तान का अच्छे से पता है उनको पता होगा। हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है? वो है जी मानसहरा के अंदर। एबटाबाद दिया हुआ है, सवात दिया हुआ है, और इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा है, कहाँ पे है हज़ारा यूनिवर्सिटी? वो है जी मानसहरा के अंदर, मानसहरा हज़ारा यूनिवर्सिटी। आगे है जी USA सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड इट विल रिस्पॉन्ड क्विकली एंड अप्रोप्रिएटली इफ़ डैश गवर्नमेंट अटैक्ड केमिकल वेपन्स अगेन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सीरिया है, तुर्की, सीरिया, रशिया, ईरान। तो इसका सही ऑप्शन है सीरिया गवर्नमेंट। इफ़ सीरिया गवर्नमेंट अटैक्ड केमिकल वेपन्स अगेन, तो वो क्या करेंगे? वो इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कौन से ऑप्शन है? वो है जी सीरिया गवर्नमेंट। और कहा, ये किसने कहा है ये भी आप याद कर लें, ये कहा है USA ने, सीरिया गवर्नमेंट। अच्छा, आगे हमारे पास है जी पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन इज़ द सीरीज ऑफ नॉर्म, कन्वेंशंस, सिंबल्स, लेटर्स। अब पंक्चुएशंस क्या होती हैं? आपको पता ही है पंक्चुएशंस वो कोमा, डॉट और वो ऐसे लगाना होता है, अलग अलग सेंटेंसेस के आगे चीज़ें लगाते हैं, जो डॉट्स लगाते हैं, फुल कोमा, सॉरी कोमा लगाते हैं,
फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो पंक्चुएशन अब हम पता ही है कि वो एक किस्म की अलामत होती है ना, वो जो हम लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल्स। तो पंक्चुएशन क्या है, इज़ द सीरीज ऑफ सिंबल। आगे हमारे पास है द एंटोनिम। अच्छा, एंटोनिम्स और सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं जो सेम चीज़ होती है, मतलब मीनिंग जो मिलता जुलता होता है, और एंटोनिम जो मुतजाद होते हैं, उलट होते हैं जो। तो यहाँ उन्होंने किसका एंटोनिम हमसे पूछा है? एनमिटी का। अच्छा, अब एनमिटी और एनिमी याद कर लेना। एनिमी, एनमिटी मतलब दुश्मन जो होता है ना, जिससे लड़ाई झगड़ा हो, तो उसका उलट ऑफ कोर्स दोस्ती होगा। ठीक है, तो एनमिटी का जो एंटोनिम या मुतजाद है वो डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, फ्रेंडशिप या एक्रोमिटी। वो क्या है जी? उसका सही ऑप्शन है फ्रेंडशिप। एनमिटी का मुतजाद फ्रेंडशिप। अच्छा, सिनोनिम आ गया। अब सिनोनिम क्या होता है? जो मिलता जुलता लफ्ज़ होता है, मतलब कि मुतरादिफ होता है। तो इसका जो उन्होंने हमसे पूछा है, वो उन्होंने हमसे पूछा है बेस्ट का। बेस्ट हमारे पास का सिनोनिम क्या है? रिफ्यूज़, कमांड है, इम्प्लोर है, और या नन ऑफ अबव है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इम्प्लोर। बीच का सिनोनिम क्या है? इम्प्लोर। Yesterday she got a call from her old friend and the friend dash her the whole story. Yesterday की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि she got a call from her old friend, और उसकी फ्रेंड ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा जी टोल्ड। ठीक है, टोल्ड आएगा, ना टेल आएगा, ना टेल्स आएगा, ना हैज़ आएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा जी शी टोल्ड हर होल स्टोरी। yesterday she got a call from her friend and the friend told her the whole story। अच्छा, अगला हमारे पास है जी my sister is not studying hard but I dash। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। माई सिस्टर इज़ नॉट स्टडिंग हार्ड बट आई एम। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आई एम होगा। ना हैज़ होगा, ना हैव होगा, और ना ही आर होगा। आर तो लग ही नहीं रहा ना, बिल्कुल सही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? आई एम। ठीक हो गया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारे पास है ग्रीक वर्ड केरामिक इज़ रिलेटेड टू। केरामिक, ग्रीक क्या होता है? ग्रीक यूनानी वर्ड जो होता है ना, यूनानी लफ्ज़, तो मतलब किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ होता है, यूनान का। तो ग्रीक वर्ड केरामिक किसके रिलेटेड है? अगर हम आम लफ्ज़ों की बात करें तो वो रिलेटेड है हमारे पास पोट्री के। ठीक हो गया, ग्रीक वर्ड केरामिक किसके रिलेटेड है? ना प्लास्टर के रिलेटेड है, ना ही किसी और के। वो किसके रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पोट्री के रिलेटेड है वो। ठीक हो गया, तो इस तरह के MCQs हैं। अगला MCQs हमारे पास है विच वन इज़ द एक्शन टैब इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के जो एक्शन टैब है वो कौन सा है, वो पूछ रहे हैं। होम है, एंड है, हेल्प है, या ऑल ऑफ अबव है। तो MS पावर पॉइंट का जो एक्शन टैब है वो सारे ही हैं। ठीक है, होम भी है, एंड भी है, हेल्प भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। ये हमारे पास है जी मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्को अनफाल के। ये शेर अब उन्होंने शेर लिख दिया और उन्होंने पूछा है कि ये किसका है। 3-4 नाम दिए हैं उन्होंने हमें। एक वासिफ़ साहब का दिया है, एक लामा इकबाल साहब का दिया है, और एक इफ्तिखार हुसैन साहब का दिया। और उन्होंने बोला है इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप PPSC का पेपर देखेंगे ना, अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो वो ये ऑप्शन ज़रूर डालते हैं, डी वाला, कि इनमें से कोई भी नहीं, बट कभी कभी ये सही नहीं होता। अच्छा, इसका क्या है जी? लामा इकबाल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इनमें से कोई नहीं, अक्सर ही ये गलत होता है, मतलब ये आंसर नहीं होता कि इनमें से कोई भी नहीं। बहुत कम होता है कि किसी का MCQ का ये आंसर हो कि इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आगे हमारे पास है जी काजी अब्दुल गफ़ार का नावल कौन सा है। उन्होंने हमें 3-4 नाम दिए हैं नावलों के। एक है शहर तक सफ़र, एक है उदास, आई थिंक नस्लें लिखा हुआ है, एक था लैला के खतूत। तो कौन सा आंसर सही है? लैला के खतूत। काजी अब्दुल गफ़ार का नावल लैला के खतूत। अच्छा जी, आगे हमारे पास है द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स। क्या पूछा है? द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर स्मार्टर देन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ लगेगी कि उन्होंने एक किस्म का कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाकियों के स्कूल के निस्बत हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। वो हैं जी स्मार्टर देन दोज। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। आगे हमारे पास है द थर्ड वर्ल्ड टर्म रेफर्स टू। थर्ड वर्ल्ड का जो लफ्ज़ है, तीसरी दुनिया फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लें, इसका लफ्ज़ किसको रेफ़र करता है?
एशियन कंट्री को, ऑयल कंट्री को, या डेवलप कंट्रीज़ को। तो ये ऑप्शन गलत है। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अभी मतलब तरक्की कर रहे हैं बेचारे, अभी ना उस दौड़ में हैं, तो वो है जी अंडर डेवलपमेंट। तो हमारा जो थर्ड वर्ड लफ्ज़ है वो अंडर डेवलप्ड के लिए है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी सुदीरमैन रेंज इज़ लोकेटेड इन। सुदीरमैन रेंज कहाँ पे वाक़या है, वो है जी चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया या तुर्कमानिस्तान। तो वो वाक़या है हमारे पास इंडोनेशिया के अंदर। सुदीरमैन रेंज इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। हमारे पास है द मैन हु इज़ सिटिंग इन द रूम इज़ गुड वन, विच टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस। वो कौन सा पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो इसका नाम है हमारे पास पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस पंक्चुएशन जो है वो इस सेंटेंस में यूज़ की जा रही है। आगे हमारे पास है, ये आई थिंक सब लोगों को ही आता होगा क्योंकि ये आपने कई दफ़ा सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि कंप्लीट द ईडियम है। उन्होंने हमें ईडियम दिया, उसको कहा उसे कंप्लीट करें। क्या ईडियम है जी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ये आई थिंक सब ने ही बोला होगा या कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा टीवी ड्रामे में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कभी भी बाहर से किसी को जज नहीं करना चाहिए बगैर उसको देखे या समझे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जी कवर। तो ये आपके साथ मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। अगर इसमें से आपको लगे कि कोई एमसीक्यूज़ का आंसर गलत है तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में गाइड भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। वैसे नॉर्मली देखा गया है कि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो ठीक हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो किसी एमसीक्यूज़ में तो वो आपने बिल्कुल ही इसको आके गाइड कर देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे थे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड गुड लक उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम है। अल्लाह हाफ़िज़।